अब यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं जो पिछले बार नहीं थे। पिछली बार इसलिए नहीं थे क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी पेपर करा रही थी, अब यूके पीएससी करा रही है, तो उसमें कुछ एडिशन में कर रहा हूँ। वो एडिशन क्या है कि कौन सी ट्रांजेक्शन्स जिनको ट्रांसफर नहीं माना जाता कैपिटल गेन में। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा वो था ट्रांसफर हो रहा था, हमने ये पढ़ा कि एग्जेम्पशन मिल रही थी, हमने पढ़ा इंडेक्सिंग कैसे करनी है। लेकिन अब हम ये पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें कि अगर हम उनको क्या करें, ट्रांसफर करें, तो उन्हें ट्रांसफर माना ही नहीं जाएगा। और अगर उन्हें ट्रांसफर माना नहीं जाएगा, ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई एसेट है और आप उसे ट्रांसफर करते हो और उसको ट्रांसफर ही नहीं माना जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगेगा। क्योंकि कैपिटल गेन के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी क्या है, अगर आपको कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल होना है, तो सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज है कि आपके पास एक कैपिटल एसेट होना चाहिए। ठीक है आपके पास एक घर है, बिल्कुल घर है आपके पास, एक कैपिटल एसेट है। नंबर 2, आपको क्या करना होगा, इसे ट्रांसफर करना होगा। इसे ट्रांसफर करना होगा, ट्रांसफर कैसे भी हो सकता है, पर ट्रांसफर करते ही क्या वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा? तो वो कहता है देखो दो चीजें हैं, एक जिनको हम ट्रांसफर मानते हैं, जिनको हम ट्रांसफर मानते हैं, कंसीडर एज ट्रांसफर, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जिनको हम ट्रांसफर कह रहे हैं, अगर वो ट्रांसफर है तब तो हम देखेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है या लॉन्ग टर्म कैपिटल हो रहा है, कौन सा हो रहा है, शॉर्ट टर्म हो रहा है, लॉन्ग टर्म हो रहा है। लेकिन जिसको हम मान ही नहीं रहे हैं, नॉट कंसीडर एज ट्रांसफर, जिनको हम ट्रांसफर ही नहीं मानते, जिनको हम ट्रांसफर ही नहीं मानते, तो क्या उनमें आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म देखने की जरूरत है? वो कहता है बिल्कुल नहीं देखने की जरूरत है। तो अभी तक आपने जो सीखा था लास्ट टाइम, कल हमने सेक्शन 54 के बारे में बात की थी, आज जिस सेक्शन की बात चल रही है वो है सेक्शन 47 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इंपॉर्टेंट कुछ इसलिए है क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन ऐसा है जो बन जाता है, वो क्वेश्चन है, एक तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर एक क्वेश्चन हो जाता है, यहां से एक क्वेश्चन आता है गिफ्ट या विल के ऊपर, और एक क्वेश्चन आता है जहां पर आप अपने आर्कियोलॉजिकल या जो आपके पास क्या बोलते हैं कोई पुरानी आर्ट है, कोई पेंटिंग है, उसे अगर आप किसी गवर्नमेंट को, यूनिवर्सिटी को या किसी आर्ट गैलरी म्यूजियम को क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो, तब उसमें ट्रांसफर नहीं माना जाता। ये चीजें पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैं यहां पर आपको सेक्शन 47 के बारे में कुछ बातें लिखवा रहा हूं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम ट्रांसफर मानते हैं नहीं मानते, बस सारी सरदर्दी ये है, अगर ट्रांसफर मानते हैं तब तो हम देखेंगे कि शॉर्ट टर्म हो रहा है या लॉन्ग टर्म हो रहा है, और जब हम ट्रांसफर मान ही नहीं रहे हैं तो फिर उसमें कोई और दिक्कत है ही नहीं। अब यहां पर आता है आपका सेक्शन 47। ये जो सेक्शन है सेक्शन 47, ये कहता है कि कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं, ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं जिन्हें आप क्या नहीं मानते, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, जिन्हें आप कैपिटल गेन में ट्रांसफर मानते ही नहीं। तो जिसको आप कैपिटल गेन में ट्रांसफर मानोगे ही नहीं, क्या उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, कैपिटल गेन लगने का मतलब ही नहीं बनता। तो पहली ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जिसको आप कभी भी क्या नहीं मानेंगे, ट्रांसफर नहीं मानेंगे? तो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जिसका या तो टोटल या फिर उसका पार्शियल, स्पेलिंग देख लेना, PARTIAL, पार्शियल, पार्टीशन हो गया। ठीक है, पार्टीशन हो गया है किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। मान लीजिए एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली थी जिसके अंदर कुछ लोग रहते थे, एक ए था, एक बी था, एक सी था, एक डी था, एक ई था। इन सब की प्रॉपर्टी 5 करोड़ रुपए की थी। इन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी के या तो ये पांचों अलग हो गए हैं, या इनमें से कोई एक अलग हो गया है, तो टोटल मतलब पांचों अलग हो गए, अलग अलग हो गए, अलग अलग मतलब ए को कितने मिल गए, 1 करोड़, बी को कितने मिल गए, 1 करोड़, सी को कितने मिल गए, 1 करोड़, डी को कितने मिल गए, 1 करोड़, ई को भी मिल गए अपने 1 करोड़। या फिर ई अलग हो गया, खाली वो अपना 1 करोड़ लेके निकल गया, बाकी पूरी फैमिली 4 करोड़ पर अपना काम कर रही है। तो यहां पर जब ई के पास देखते हो, या आप ये देखते हो कि ये फैमिली ने ई को कितना दिया, 1 करोड़ दिया, तो क्या इस फैमिली को यहां पर कोई बेनिफिट हो रहा है या ई को कोई बेनिफिट हो रहा है?
बेनिफिट तो हो रहा है, प्रॉपर्टी मिल रही है, लेकिन इनकम टैक्स कहता है कि ऐसे समय में हम इसको कैपिटल गेन नहीं मान सकते, हम इसको ट्रांसफर नहीं मान सकते। अगर हम यहां पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर मान ही नहीं रहे हैं तो कैपिटल गेन भी नहीं आएगा। तो अब एक क्वेश्चन यहां पर इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा जब वो आपको लिखेगा कि इनमें से कौन ट्रांसफर है या कौन ट्रांसफर नहीं है। ये जो लिस्ट है इसको याद कर लीजिए, ये ट्रांसफर नहीं है, बाकी सब ट्रांसफर है। ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड पॉइंट आता है कि अगर आप गिफ्ट देते हैं किसी को, अगर आप कोई गिफ्ट देते हैं या कोई विल, विल मतलब वसीयत, अगर कोई वसीयत करते हैं आप, या फिर क्या किया जाता है, एक इरिवोकेबल ट्रस्ट बनाया जाता है, इरिवोकेबल ट्रस्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो गिफ्ट कर दिया किसी को, या किसी के नाम पे वसीयत कर दी, या फिर इरिवोकेबल ट्रस्ट है। ये इरिवोकेबल ट्रस्ट क्या होता है? एक ऐसा ट्रस्ट जिसको वापस नहीं ले सकते। ट्रस्ट पता है आपको किसे बोलते हैं? ट्रस्टी बनाना। ठीक है, आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे दी किसी दूसरे आदमी के बेनिफिट के लिए। मतलब एक्स ने क्या किया, एक्स ने अपनी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी वाई को दे दी, ये कहकर कि उसका बेटा एस जब तक 18 साल का नहीं हो जाता तुम अपने पास रखना। ठीक है, इसमें मुझे ये बताइए कहीं पर भी एक्स ने ये कहा कि ये प्रॉपर्टी मेरे पास वापस आएगी घूम के? नो सर। नहीं कहा। नो सर। अगर वो ये कह देता है कि ये प्रॉपर्टी आपके पास जा रही है, आप कुछ गड़बड़ कर देंगे तो मेरे पास वापस आ जाएगी, तो वो रिवोकेबल ट्रस्ट हो जाता है, वो इरिवोकेबल ट्रस्ट नहीं होता, रिवोकेबल ट्रस्ट हो जाता है। हम यहां पर किस ट्रस्ट की बात कर रहे हैं? इरिवोकेबल ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। यानी कि हमने अपनी प्रॉपर्टी किसी को दी और अब हम ये कह रहे हैं कि वो जब जो कंडीशन मैंने बोली 18 पूरा हो जाएगा उसको दे देना, मेरे पास प्रॉपर्टी वापस घूम के नहीं आ रही है, उसे हम इरिवोकेबल ट्रस्ट कहते हैं। और ऐसे समय में इसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाता, और अगर इसे भी ट्रांसफर नहीं माना जा रहा है तो इस पर भी कैपिटल गेन नहीं आएगा। इनके अपने भी कुछ सेक्शन है, ऐसी बात नहीं है कि इनके अपने सेक्शन नहीं है। ये नंबर आई पर बैठा हुआ है और ये 47 के, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले लिखा रहा हूं, इसलिए कुछ चीजें इसमें से मैं हटा रहा हूं। ठीक है, ये 47 के आई में बैठा हुआ है और ये भाई साहब 47 के ट्रिपल आई में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अगले वाले पे, जो अगला इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट यहां पर आता है कि अगर आप एक होल्डिंग कंपनी है और आप अपनी सारी प्रॉपर्टी, मतलब जो भी आपकी कोई एसेट है, मान लीजिए आपकी एक होल्डिंग कंपनी है, मैं इसको लिख देता हूं उसके बाद इसको समझते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर किसकी तरफ से हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है पहले तो एक कैपिटल एसेट का, एक कैपिटल एसेट होना चाहिए। और कैपिटल एसेट क्या होता है ये हमने इस कैपिटल गेन वाले चैप्टर की पहली जो क्लास थी उसमें देख लिया था, और उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था, कल भी मैंने एक बार जस्ट थोड़ा सा एग्जांपल दे दी, थोड़ा सा बता दिया था कि ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इन्हें कैपिटल एसेट नहीं मानता है। अब मैं आपको कुछ थोड़ी देर बाद इसमें एक चार्ट भेज दूंगा, आप उस चार्ट से देख लीजिएगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, जो आपको ये दिख रहे हैं, यहाँ पर ज्वेलरी लिखे हुए हैं, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और ये अदर वर्क, ये कैपिटल एसेट है, ये कैपिटल एसेट है। तो क्या कहता है, कोई पर्सनल इफेक्ट की चीज जैसे फर्नीचर हो गया, अप्रैल हो गया, कार हो गई, आपका फ्रिज हो गया, आपका कूलर हो गया, एसी हो गया, वो नहीं है कैपिटल एसेट। लेकिन ज्वेलरी भी तो पर्सनल होती है, ड्राइंग्स भी तो पर्सनल होते हैं, पेंटिंग्स भी पर्सनल होती हैं, जो मूर्तियां आपके घरों में है वो पर्सनल है, जो आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन आपके पास है वो पर्सनल है। क्या ये कैपिटल एसेट है? तो वो कहता है हाँ ये कैपिटल एसेट है, क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज्यादा बनता है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहां पे आता है, जब हम यहां पे लिखेंगे, अभी अभी मैं कर रहा हूं, थोड़ा मैं आगे लिखता हूं। ठीक है, तो एक कैपिटल एसेट एक होल्डिंग कंपनी ने, ठीक है, एक होल्डिंग कंपनी ने अपनी एक कैपिटल एसेट ट्रांसफर करी है। किसको करी है? इसने ट्रांसफर करी है अपनी होली ओन्ड, यहां पे लिखा इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी इंडियन कंपनी। अब ध्यान से सुनिए इस बात को, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर उसने कहा कि कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया जा रहा है। कौन कर रहा है? होल्डिंग कंपनी कर रही है। किसको कर रही है? एक सब्सिडरी कंपनी को कर रही है।
वो सब्सिडरी कंपनी कैसी होनी चाहिए, एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। और खाली सब्सिडरी इंडियन कंपनी से नहीं चलेगा, वो आपकी होली ओन्ड होनी चाहिए, यानी कि 100% आपकी होनी चाहिए। अब ये होल्डिंग और सब्सिडरी क्या होता है, तो होल्डिंग कंपनी उस कंपनी को बोलते हैं, मान लीजिए यहां पर एक एग्जांपल देता हूं, एक्स वाई लिमिटेड नाम की कंपनी है और यहां पर एक ए बी कंपनी नाम है। अगर एक्स वाई लिमिटेड ए बी कंपनी के कम से कम 51% शेयर खरीद लें या कंट्रोल कर लें, इसके ऊपर 51% कंट्रोल कर लें, कम से कम 51 है, ठीक है, ज्यादा तो कितना भी हो सकता है, पर कम से कम 51% अगर आपके पास आ जाएंगे तो आप बन जाओगे होल्डिंग कंपनी और ये बन जाएगी सब्सिडरी कंपनी। कौन बन गया सब्सिडरी, ए बी बन गया। किसका ए बी सब्सिडरी हो गया, एक्स वाई का। एक्स वाई क्या हो गई, होल्डिंग हो गई। किसकी होल्डिंग हो गई, ए बी की हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि उसने उसके 51% शेयर या 51% कंट्रोल कर लिया उस कंपनी के ऊपर, ठीक है। अब यहां पर ये जो कंडीशन है इसमें तो 51% है, तो क्या अगर यहां पर एक्स वाई लिमिटेड अपनी कोई कैपिटल एसेट यानी कि बिल्डिंग, अपनी कोई बिल्डिंग अगर एबी को ट्रांसफर करते हैं तो क्या वो ट्रांसफर माना जाएगा। इस केस में जो आपके सामने केस है, 51% कंट्रोल किया हुआ है, एक्स वाई जेड अपनी बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहे हैं एबी के नाम पर, क्या इस बिल्डिंग को ट्रांसफर करते वक्त क्या इसे ट्रांसफर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। सर माना चढ़े। नहीं माना जाएगा, क्योंकि क्या लिखा है, होली ओन्ड। होली ओन्ड में कितना परसेंट चाहिए, 100। 100%। तो 51% तक नहीं है, आपका 100% होना चाहिए। ऐसे तो हर कंपनी होल्डिंग हो जाएंगे और एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहेंगे, ठीक है। अब इसका ठीक उलट, और ध्यान रखिएगा, होली ये कौन है, एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। आपने इंडिया में मान लीजिए एक्स वाई नाम की एक कंपनी है और ये एक ब्रिटिश कंपनी है, इसने यहां पर इंडिया में एक एबी नाम की कंपनी को एक्वायर कर लिया, इसके ऊपर होल्ड कर लिया, पूरा 100% होल्ड कर लिया। मान लीजिए पूरा 100% होल्ड कर लीजिए, कर लिया, लेकिन ये एबी कंपनी हांगकांग की है। क्या अब यहां पर बिल्डिंग ट्रांसफर की जाएगी, तो क्या इस बिल्डिंग के, ये जो बिल्डिंग ट्रांसफर है, क्या इसे ट्रांसफर मानेगा या नहीं मानेगा, वो बताइए। मेरा क्वेश्चन समझ में आया। एक्स वाई नाम की एक ब्रिटिश कंपनी है जिसने ए बी नाम की एक हांगकांग की कंपनी को 100% एक्वायर कर लिया, उसको अपनी बिल्डिंग ट्रांसफर कर दी है। क्या ये ट्रांसफर माना नो। जाएगा, यानी कि क्या इस पे कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा। नो। लगेगा, लगेगा। तुम इस वर्ड को भूल गए। अब यहाँ क्या लिखा है, इंडियन कंपनी। ये हांगकांग की कंपनी है और ये ब्रिटिश कंपनी है, इसमें इंडियन कंपनी है ही नहीं, ठीक है। तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, इसे ट्रांसफर नहीं मानेगा वो, ठीक है। तो इसे वो ट्रांसफर नहीं मानेगा, वही तो बोल रही, नहीं मान सॉरी रहा। इसे ट्रांसफर मानेगा, इसे तो ट्रांसफर मानेगा। इंडियन कंपनी होती तो नहीं मानता, अच्छा। ठीक है। हाँ भाई, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है या ऐसे निकल रहा है ये। सर आ रहा समझ। अरे भाई। ठीक है, आ रहा है तो अब चौथे पॉइंट पे चलते हैं। अब चौथे पॉइंट में क्या हो रहा है, चौथे पॉइंट में इसका ठीक उलट है। यहां पे क्या हुआ था, यहां पर होल्डिंग कंपनी ने ट्रांसफर किया था सब्सिडरी को, लेकिन अब यहां पर कौन करेगा ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय सब्सिडरी कंपनी। ध्यान रखिएगा, मैं सब्सिडरी बोल रहा हूं, इंडियन कंपनी नहीं जोड़ रहा हूं उसके आगे, सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, टू इट्स 100% होल्डिंग कंपनी। लेकिन शर्त क्या है, होल्डिंग कंपनी क्या होनी चाहिए, एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। मतलब क्या है, मतलब ये है कि यहां पर देखो, ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में कोई भी होल्डिंग कंपनी हो, मतलब एक ब्रिटिश कंपनी है जिसका नाम एक्स वाई है, एक इंडियन कंपनी है जिसका नाम ए बी है, ये एक इंडियन कंपनी है, ठीक है। ये इसकी सब्सिडरी थी, ये इसकी सब्सिडरी थी इसकी, इसने पूरा 100% एक्वायर किया, अपनी बिल्डिंग इसको ट्रांसफर करी, ये इसे ट्रांसफर नहीं मानेगा, इस पे इनकम टैक्स नहीं लगाएगा। अब उल्टा है, उल्टा केस क्या है,
उल्टा केस ये है कि अब जो कंपनी ट्रांसफर कर रही है वो कौन है? अब जो कंपनी ट्रांसफर कर रही है वो कौन है? वो एक सब्सिडरी कंपनी है। अब सब्सिडरी कंपनी यानी कि मान लीजिए एक एबी नाम की कंपनी है जो सब्सिडरी है XYZ की, XY होल्डिंग कंपनी है और ये सब्सिडरी है। अच्छा, XY ने इसके ऊपर पूरा 100% होल्ड किया हुआ है। अब यहां पर अगर ए बी अपनी प्रॉपर्टी किसको देती है? XY को देती है। एक बिल्डिंग को दे रही है, किसको? XY को दे रही है। इस केस को ध्यान से समझ, तो क्या ये ट्रांसफर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा क्या होल्डिंग कंपनी इस केस में इंडियन है या नहीं है। अगर होल्डिंग कंपनी एबी को यानी कि सब्सिडरी के ऊपर 100% कंट्रोल रखती है और उसके बाद एबी यानी कि सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी को कोई जमीन बिल्डिंग ट्रांसफर करती है और वो जो XY कंपनी यानी कि जो होल्डिंग कंपनी है वो इंडियन कंपनी है, तो क्वेश्चन को पढ़िए, यहां पर लाइन पढ़िए, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय सब्सिडरी कंपनी, दिस इज द सब्सिडरी कंपनी टू इट्स 100% होल्डिंग कंपनी इंडियन होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इनकम टैक्स इसको ट्रांसफर नहीं मानता, और अगर इनकम टैक्स इसको ट्रांसफर नहीं मानता तो क्या वो इस पे कैपिटल गेन टैक्स लेगा आपसे? नहीं नहीं लेगा। लेगा। ठीक है, तो जी कब वो आपसे टैक्स लेगा? जब वो उसे ट्रांसफर मानेगा। जब वो उसे ट्रांसफर मान ही नहीं रहा है तो टैक्स क्यों लेगा? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम यही तो पढ़ रहे हैं कि ट्रांसफर नहीं है। जब ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेन कहां से बनेगा भाई? क्योंकि कैपिटल गेन बनने के लिए दो चीजों की जरूरत है, कैपिटल एसेट और ट्रांसफर। हम कैपिटल एसेट तो बोल रहे हैं पर हम ट्रांसफर नहीं मान रहे हैं, और अगर हम ट्रांसफर नहीं मान रहे हैं तो उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लग रहा है। ठीक है, जी इसका यहां पर आ जाता है 47 भैया, का B। भैया आपने पहले नहीं कराया था ना? नहीं, ये पहले नहीं करा रखे, ये अब यूकेपीएससी के से कराए जा रहे बस। ठीक है, ऐड करने पड़ेंगे ना? हाँ ये नोट करना पड़ेगा। तो इसको यहीं पे अगर तुम साथ में नोट कर सकते तो अच्छी बात, वरना ये पेज तो मिल ही जाएगा, पर इस हैंडराइटिंग का देख लेना भैया, क्योंकि हैंडराइटिंग बहुत अजीब है। ठीक है, चलो अब एक और आता है। अब यहाँ पर क्या है, इसको इसको ध्यान से, अब इस नए वाले को ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, इनको वो ट्रांसफर ही नहीं मान रहा है, लिख तो रहा हूं मैं ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या? प्रॉपर्टी इधर उधर जा रही है, पर इनकम टैक्स की नजर में ट्रांसफर नहीं है। अगला ट्रांसफर किसका है? ट्रांसफर हो रहा है कैपिटल एसेट का, मैं सीए लिख रहा हूं कैपिटल एसेट को आपसे। ठीक है, बाय एक अमलगमेटिंग कंपनी है, अमलगमेटिंग कंपनी। कंपनी। ठीक है, अमलगमेटिंग कंपनी पता है ना, अमलगमेशन किसे बोलते हैं? जिसमें जी भैया। एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर चली जाती है। हम्म, ठीक है, और यहां पर अमलगमेटेड, अमलगमेटिंग कौन है? जो जा रहा है। अमलगमेटेड कौन है? जो फाइनल कंपनी बचेगी वहां पर। ठीक है, इंडियन कंपनी। पर ये कंपनी कौन सी होनी? देखो हर बार फायदा किसको मिलेगा? इंडियन कंपनी को, चाहे वो रिसीविंग एंड पे हो चाहे वो देने वाले एंड में हो, कहीं एक जगह इंडियन कंपनी का होना जरूरी है। ठीक है, इन अ स्कीम ऑफ अमलगमेशन। ठीक है, तो जिन लोगों ने अमलगमेशन पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हमने अमलगमेशन वाला टॉपिक इस बार हमने इस वाले सेशन में हमने शुरू नहीं किया, अभी तक वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग शुरू नहीं की हमने। हम यहाँ पर पढ़ रहे, अगर अमलगमेशन आपको समझना है तो आप इतना समझिए कि दो कंपनियां मर्ज हो जाएंगी यानी कि खत्म हो जाएंगी, और उसकी जगह एक तीसरी कंपनी बन जाएगी। तो ऐसा होगा कि ए कंपनी बी कंपनी के अंदर चली जाएगी और यहाँ पे सी नाम की कंपनी बनेगी। तो ए क्या करेंगे? अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर, ए और बी अपनी प्रॉपर्टी यहाँ ट्रांसफर करेंगे, किसको? सी को। इस केस में अगर सी एक इंडियन कंपनी है और उसको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है, तो यहां पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगने वाला। क्यों नहीं लगने वाला? क्योंकि यहां पर हम इसको ट्रांसफर ही नहीं मान रहे हैं। हम ट्रांसफर जब मानेंगे तब देखेंगे कि कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा। इन केसेस में आपको कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर आप यहाँ पे भी तो आप यही बोल रहे हो। हाँ, मैं यहाँ पर भी बोल रहा हूँ, इनमें भी कैपिटल गेन नहीं लगता। ये जो आपको दिख रहे, मतलब कोई स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि आप अगर एक बिल्डिंग बनाते हैं, उस बिल्डिंग, आप बिल्डर है, बिल्डिंग बनाते तो ये बिल्डिंग के जो रूम आपने बनाए, ये जो फ्लैट आपने बनाया, ये आपके लिए स्टॉक हो जाता है, आपके लिए गुड्स हो जाते हैं। इनको ट्रांसफर करोगे तो क्या नहीं बनेगा?
कैपिटल गेन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये कैपिटल एसेट ही नहीं है। और अभी हम ये क्या है? ये कैपिटल एसेट नहीं है ये लोग। और हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? ट्रांसफर नहीं है। कैपिटल एसेट तो है पर ट्रांसफर नहीं है। और यहाँ क्या है? यहाँ हमने पहली लाइन में खत्म कर दिया कि कैपिटल गेन ही, हमने कह दिया आप कैपिटल एसेट ही नहीं हो, तो फिर ट्रांसफर करने का मतलब क्या बनता है? और यहाँ जी पर हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं आप कैपिटल एसेट हो, पर हम आपको ट्रांसफर नहीं मान रहे हैं। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ रही है? जी। ठीक है, अब आते हैं नंबर 6 पॉइंट पे। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं अब 6 वाला पॉइंट लिख रहा हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पॉइंट क्या है कि जब आप ट्रांसफर करते हैं, किसका? ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड का मतलब क्या है? जो वो बताएंगे। कैपिटल एसेट, कोई स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट है जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है या तो गवर्नमेंट को, या किसी यूनिवर्सिटी को, या फिर, भैया हाँ जी, भैया इन सब पॉइंट में वही होगा ना कि मतलब इंडियन कंपनी होना तो जरूरी है सब में। ऊपर के केसेस में जहां कंपनी है वहां इंडियन कंपनी होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा ठीक है। जी। कोई नेशनल म्यूजियम है। अब आपको यही समझ जाना चाहिए, अगर नेशनल म्यूजियम है तो उसके अंदर क्या जा रहा होगा? कोई घर वगैरह तो नहीं जा रहा होगा। नहीं। नेशनल आर्ट गैलरी है, या नेशनल आर्काइव्स, या कोई भी वो है, क्या बोलते हैं इसको, कोई आर्ट को, ये जो ये रखते हैं ना अपने पास, आर्कियोलॉजिकल चीजें रखते हैं, ये लोग, ये चीजें ट्रांसफर नहीं है। और इसमें इसका ना, इसका जो वो है, क्या बोलते हैं इसको, सेक्शन नंबर, वो आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए। वो है 47 का 9। ठीक है, 47 का IX बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस पूरी लिस्ट में कोई मुझे बोले कि अगर आपको 3-4 चुनने हो कि किसको चुनेंगे, तो मैं एक इसको बोलूंगा, इसको बोलूंगा, और उसके बाद सीधा इसके पास आऊंगा। और यहाँ आपके पास वो कौन सी चीजें हैं जिनको आप ट्रांसफर करेंगे? किसको? आपके पास मान लीजिए कोई वर्क ऑफ आर्ट है, या फिर आपके पास कोई बुक है, या फिर आपके पास कोई मैन्युस्क्रिप्ट है। मैन्युस्क्रिप्ट किसे बोलते हैं? जो हाथ से लिखी गई होती है। हम्म। या आपके पास कोई ड्राइंग है, या आपके पास कोई पेंटिंग है, MF हुसैन की बनाई हुई पेंटिंग, या आपके पास कोई फोटोग्राफ है, किसी बड़े फोटोग्राफर का खींचा हुआ, फोटोग्राफर मर गया, या पेंटिंग समझ लो पिकासो की पेंटिंग है। नंबर 7 बहुत महंगी होगी। ठीक है, या फिर आपके पास आपने कोई प्रिंट करा था, कोई चीज प्रिंट करी थी, अब वो पूरी दुनिया में कहीं मिल नहीं रही है। या आपके पास कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल, एक मिनट स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, ई के बाद ओ आता है, एल नहीं आता है। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है। अगर इनमें से कोई भी चीज आपके पास है और आप उसे किसको दे देते हो? किसको दे रहे हो? किसी कॉलेज को दे दो, किसी यूनिवर्सिटी को दे दो, किसी नेशनल म्यूजियम को दे दो, किसी नेशनल आर्ट गैलरी को दे दो, किसी, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट को दे दो, ये सब क्या हो जाएगा? ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। और अगर ट्रांसफर नहीं माना जाएगा तो इस पे क्या टैक्स लगेगा? बताइए। नहीं लगेगा टैक्स। नहीं लगेगा। जब आप उसे ट्रांसफर ही नहीं मान रहे तो आप उसके ऊपर कैसे लगा सकते हैं? ठीक है, अच्छा, अब आपके पास अगला क्या आता है? ये वो चीजें हैं जिन्हें ट्रांसफर नहीं मानना है। ठीक है, मैं इसीलिए इसमें डीप जा रहा हूं, क्योंकि मेरे को जो भी है, मतलब पेपर जो भी है, जो मतलब पेपर, जाहिर सी बात है, एक बड़ा बड़ा आयोग करा रहा है, बड़ा कमीशन करा रहा है, तो उसका बनता है यहाँ से चीजें पूछना, तो इसको थोड़ा याद करिए। ठीक है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, अब एक चीज और बताता हूँ, जब कन्वर्जन होता है ना, आप लोगों ने कन्वर्जन पढ़ा होगा, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू, किसमें कन्वर्ट होता है प्रेफरेंस शेयर? इक्विटी इक्विटी शेयर्स। शेयर। ठीक है, इसे भी वो क्या नहीं मानता? ट्रांसफर नहीं मानता। ठीक है, और आपके पास इसके अंदर से तो और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है,
अगर कुछ है इंपॉर्टेंट मैं एक बार और देख लेता हूँ। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ और, हाँ एक और चीज कर लो, एक और है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर और बॉन्ड इनटू इसमें शेयर्स में अच्छा। या इवन डिबेंचर में, अगर वो कन्वर्ट होते हैं उन्हें भी क्या नहीं माना जाएगा, ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, चलिए और कुछ इसमें नहीं है। हाँ बाकी तो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा डीप, वो इतना तो नहीं जाएगा। ठीक है, जितना था वो इतना ही था। थोड़ा वापस चलते हैं अपने टाइम जहाँ पे हम लास्ट टाइम शुरू किए थे। यहाँ पे कुछ आपको ना, ये लास्ट टॉपिक है अब बचा हुआ इसके अंदर, इस वाले के अंदर, किसके अंदर, कैपिटल गेन के अंदर। यहाँ पर आपको कुछ नजर आएंगे, कुछ एक लिस्ट नजर से आएगी, ये रही। ठीक है, टैक्स रेट। इसको थोड़ा सा याद करिएगा, हाँ थोड़ा सा याद करिए, थोड़ा समझिएगा उसको। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में है, कुछ रेट है इनके ऊपर, किसमें कितना परसेंट लगता है, किसमें कितना नहीं लगता। तो यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है, इसको समझिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एसटीसीजी को आप टोटल इनकम के साथ लगाते हो और इसके ऊपर नॉर्मल रेट टैक्स लगाते हो। मतलब क्या है कि अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रखा है तो आप उसे अपनी इनकम में जोड़ लीजिए और उसके ऊपर नॉर्मल रेट पे टैक्स लगाइए, यानी कि जो स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग लगाइए। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आप उसके ऊपर कितना परसेंट लगाओगे, 20%। ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, आपका एलटीसीजी के ऊपर टैक्स रेट कितना है, 20%। ठीक, दूसरी बात, अगर आपका कोई लिस्टेड इक्विटी शेयर है, ठीक है, अगर आपका, अब बाकी वर्ड आप रहने दीजिए, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस वर्ड को याद रखिए, लिस्टेड इक्विटी शेयर है, उस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि लिस्टेड इक्विटी शेयर लॉन्ग टर्म कब होता है, शॉर्ट टर्म कब होता है। जो भैया वो शॉर्ट टर्म तब होता है जब वो 24 महीने से 12 महीने से के आसपास रहता है ऐसा। जब वो 12 महीने से नीचे होल्ड किया हुआ होता है तब वो शॉर्ट टर्म होता है, और 12 जी। महीने से जब ऊपर होता है तो वो लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग अब टर्म ये हो यहाँ जाता है। पर कह रहा है शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म मतलब 12 महीने के अंदर बेच दिया गया है। अगर 12 महीने के अंदर बेचा गया है और आपने जब उसे खरीदा था तब आपने उस पर एसटीटी पे किया था, या एसटीटी क्या होता है, ये एसटीटी होता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर ये पे कर रखा है तब आप सेक्शन 111 के अंदर आते हैं और आपको 15% का टैक्स देना होता है, बाकी ज्यादा उसमें देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये एसटीटी पे नहीं किया गया तब क्या होगा, क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर यहां पर एसटीटी पे ना किया जाए तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपका टैक्स रेट होता है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसमें ये इंडेक्सिंग जो है वो मांगने लग जाते हैं। ठीक है, और टैक्स रेट जो होता है थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। पर वो आपसे नहीं पूछेगा, आप इतना याद रखिएगा, सेक्शन 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के ऊपर है, 15% का रेट है। और इसके बाद अगर वो 111A वाले सेक्शन, मतलब अगर वो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तब तो मैंने आपको बता दिया 20% है। लेकिन अगर वो आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिस सेक्शन को पूछेगा, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है ये वाला 112A। 112A, और ये कंफ्यूज करता है, ये कंफ्यूज करता है क्यों, इसमें भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखा है और ऊपर वाले में भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखा है, लेकिन ऊपर वाले का टैक्स रेट कितना है, 20%, और इसका कितना है, 10%। 10%। ठीक है, तो एक 112A है, 112A में जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर टैक्स रेट कितना है, 10%, और नॉर्मल के ऊपर कितना है, 20%। तो ठीक भैया है जी, जो बात ये समझ में आई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 20% वाला है तो ये तो एसटीसीजी के अंदर होगा ना। नहीं नहीं, एसटीसीजी शॉर्ट टर्म होता है सर, ये लॉन्ग टर्म है, ये अलग हो गया ना, अच्छा। ये तो बिल्कुल अलग चीज हो गई। अच्छा मतलब अलग से है ना। हाँ जी। ठीक है, चलिए। और इसके बाद अगर आपके लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं अदर देन यूनिट्स और जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, उनके ऊपर एलटीसीजी। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम है कि अब आप बोलोगे सर आपने थोड़ी देर पहले यहाँ लिस्टेड शेयर बोला था, फिर आप बोल रहे हो यहाँ पर भी लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं।
आप 2 बार क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पर है शॉर्ट टर्म और ये किसका है? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग तो 12 महीने से ऊपर हो गए, 12 महीने से ऊपर हो गए तो आपके पास ऑप्शन है, वो आपको ऑप्शन देते हैं, वो क्या कहते हैं? 10% दे दो विदाउट इंडेक्सिंग या 20% दे दो विद इंडेक्सिंग, तुम्हारी मर्जी होती है। ठीक है, ठीक। लोअर एट द फॉलोइंग रेट है कि आप 10% विदाउट इंडेक्सिंग कर लो या 20% विद इंडेक्सिंग कर लो। तो यहाँ पर आपका कैपिटल गेन का जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चन इसके नीचे बने हुए थे, उनको नोट कर लीजिएगा। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपका करंट असेसमेंट ईयर कौन सा है भाई? 22-23 22-23 2022-23 का CII यानी कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ठीक है, यानी कि आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 22-23 का जो है वो है 331। ठीक है, इसे याद रखिएगा, 22-23 का जो है वो 331 है। और आपको पिछले साल का भी याद कर लेना चाहिए 21-22 का। अगर आप 21-22 का करेंगे तो वो 317 है। इन्हें अच्छा पढ़ के जाना। ठीक है, 317 है। और एक और पढ़ लेना 2001-2 वाला, वो हमेशा 100 है। बस ये 3 है, एक बिल्कुल 22-23 वाला, एक ठीक पीछे वाला, और एक जो स्टार्टिंग में था। तो स्टार्टिंग वाला CII 100 है और आज की डेट में 317। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इनकम टैक्स मानती है कि जो 2001 में 100 रुपए थे, आज वो कितने रुपए हो चुके हैं? 317 या 17 331। ठीक है, इस तरीके से ये इन्फ्लेशन है, ये महंगाई के साथ साथ बढ़ता है। क्या जिन्होंने कैपिटल गेन पूरा पढ़ा, क्या उनको कैपिटल गेन समझ में आया या नहीं आया? हाँ भैया ठीक है। तो आखिरी हेड शुरू होता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब इसमें काफी चीजें जुड़ेंगी नई। ठीक है, अभी फिलहाल तो छोटा रहेगा, आज तो थोड़ा कल एडिशन होगा इसमें, क्योंकि अब ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा इसमें। तो इसमें बिजनेस और प्रोफेशन क्या, तो सबसे पहले आपके पास एक चीज आती है कि जो बिजनेस है वो डिफाइन कहाँ है? वो डिफाइंड है सेक्शन 2(13) में। और प्रोफेशन कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2(36) में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो इनकम की डेफिनेशन है। इंपॉर्टेंट तो इनकम की डेफिनेशन है कि वो कौन से सेक्शन में है, वो आपको मैंने पहले पेज में, जब मैंने आपको पहला दिन लिखवाया था, वहां लिखवा रखी है। आप पहले बिजनेस समझिए। बिजनेस का मतलब है कोई भी ट्रेड, कोई भी कॉमर्स, कोई भी मैन्युफैक्चर या उससे रिलेटेड कुछ भी। ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड। ट्रेडिंग मतलब बेचना खरीदना, कॉमर्स मतलब आपका वो हो सकता है बैंकिंग हो सकती है, और मैन्युफैक्चर मतलब सामान को बनाना। कुछ भी अगर आप करते हैं वो बिजनेस है। तो प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन होता है, इसमें वोकेशन भी आती है, और प्रोफेशन का मतलब होता है जिसमें आपको क्या चाहिए? कुछ इंटेलेक्चुअल या मैनुअल स्किल चाहिए। अगर आप एक डॉक्टर को देखें तो डॉक्टर क्या माना जाएगा? अगर डॉक्टर अपना एक क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है तो मुझे बताइए, डॉक्टर बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन कर रहा है? प्रोफेशन प्रोफेशन कर रहा है। क्यों? बिजनेस। डॉक्टर बनने के लिए इंटेलेक्चुअल स्किल की जरूरत है, बिजनेस करने के लिए किसी इंटेलेक्चुअल स्किल की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको आपको बिजनेस करने के लिए कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। आपको बिजनेस करने के लिए पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रोफेशन में किसी में जाना है तो आपके पास स्किल्स होने चाहिए। अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं आपके पास CA की डिग्री होनी चाहिए। तो वो प्रोफेशन हो जाता है। ठीक है, कौन सी इनकम चार्जेबल है या नहीं है? कौन सी इनकम चार्जेबल होती है टैक्स में अंडर द हेड ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में? तो सेक्शन 28 बताता है सिर्फ 3 बातें, ज्यादा बाजा बातें नहीं है, 3 बातें बस। क्या कहता है? कोई भी प्रॉफिट, कोई भी गेन किसी बिजनेस या प्रोफेशन से आता है जिसे SSC ने प्रीवियस ईयर में किया था। मतलब मान लीजिए एक आदमी है, मान लेते हैं, ठीक है, ये आदमी CA भी कर चुका है, इस आदमी ने, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये एक लॉयर भी था, और ये इसने डॉक्टर की पढ़ाई भी करी थी। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बस। पहले 3 महीने ये अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ था जिसमें ये आटा दाल चावल बेच रहा था। क्या वो इस हेड के अंदर आएगा उसका बनाया हुआ प्रॉफिट? वहां से 5,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया था। ठीक है, वो आएगा, बिल्कुल आएगा। पिछले साल जो आपका 2021-22 है, उसमें पहले 3 महीने ये भाई साहब अपनी दुकान खोल के बैठे थे। अगले 3 महीने ने क्या दुकान बंद कर दी इसने अपनी,
और इसने क्या किया, अपनी सीए की फर्म खोल ली। यहाँ 5,000 रुपए कमाए थे, या इसने 15,000 और कमा लिए, इसका मन नहीं किया, इसने ये भी बंद कर दी। फिर अगले 3 महीने ये लॉयर का काम करने लग गया। वहां इसने कुछ पैसे कमाए, इसको वहां पे 2,000 रुपए कमाए, वहां पे इसने बंद कर दिया। फिर ये डॉक्टर का काम करने शुरू कर दिया अगले 3 महीने में। बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 4,000 कमाए। तो पिछले साल की इनकम कितनी मानोगे? 5, 15, 20, 2, 22 और 4, 24,000। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है कि आप पिछले साल में कितने भी प्रोफेशन करो, कितने भी बिजनेस करो, पिछले साल की जितनी इनकम इस हेड के अंदर आ सकती है वो पूरी की पूरी बिजनेस हेड की मानी जाएगी। दूसरा क्या आता है, कोई कंपनसेशन मिल गया आपको। अब ये कंपनसेशन कैसे मिला? मान लेते हैं कि आपके पास एक दुकान थी, उस दुकान में आपके पास 2 एजेंसियां थी। एक एजेंसी आपकी ऑयल बेचने की थी और एक एजेंसी आपने ले रखी थी कुछ मेडिसिन की। ऑयल एजेंसी ने देखा कि आप मेडिसिन का बिजनेस करते, उन्होंने आपसे क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लिया कि नहीं हम तो नहीं दे रहे आपको, अब ये जो ऑयल हम नहीं दे रहे आपको, क्योंकि वो जो मेडिसिन आप ले रहे हो वो हमारी अपोजिट पार्टी से ले रहे हो, तो हम यहाँ पर आपको तेल बेचने से मना कर रहे हैं। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया है तो आपको कुछ कंपनसेशन मिलेगा। वो जो कंपनसेशन आपको मिलेगा, वो जो कंपनसेशन आपको मिलेगा, वो कंपनसेशन आपका किस कैटेगरी का आ जाएगा? बिजनेस का, क्योंकि तेल बेचना वहां पर आपका एक बिजनेस था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी सैलरी को, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ रहा हूं। कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी सैलरी, कोई भी बोनस, कोई भी कमीशन, कोई भी रेम्युनरेशन अगर पार्टनर्स को मिलता है फर्म के, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं होता। इसका मतलब पार्टनर की सैलरी सैलरी नहीं है। किस हेड के अंदर जाएगी? बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर। क्वेश्चन आ जाएगा, हर बच्चा टिक सैलरी पे मारता है ज्यादातर, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होती कि जो पार्टनर होते हैं उनको जो सैलरी मिलता है, जो कमीशन मिलता है, जो रेम्युनरेशन मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, वो सब किस हेड के अंदर आता है? बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर आता है, सैलरी हेड में नहीं आता। आई बात समझ में? जी आगे बढ़ो। ठीक। जी भाई। इसके बाद आता है स्पेकुलेशन बिजनेस। ये क्या चीज है? सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 ये कहता है स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस, ऐसी ट्रांजैक्शन जो किसी कमोडिटी को, चाहे उसमें शेयर्स हो, चाहे उसमें स्टॉक्स हो, चाहे उसमें आटा दाल चावल ही क्यों ना हो, फ्यूचर डेट पर सेटल की जाती हैं, उन्हें हम स्पेकुलेशन बोलते हैं। पता है सिंपल सिंपल लाइन में कैसे होता है? इस तरीके की बात है। एक ए है, यहां पर एक बी है। ए को लगता है कि जो चीनी है, एग्जांपल समझना, वो 5 अक्टूबर को 2022 को 40 रुपए की हो जाएगी, अभी 30 रुपए की मान लेते हैं। वो आता है बी के पास, कहता है तेरे पास जो चीनी है मुझे बेच दे, पर मैं लूंगा 5 अक्टूबर को, मुझे अभी जरूरत नहीं है, 5 अक्टूबर को ले जाऊंगा, पर 30 रुपए पे ले जाऊंगा। स्पेकुलेशन कर रहा है ये बंदा, स्पेकुलेशन कर रहा है कि 40 रुपए की हो जाएगी। ठीक है, थोड़े पैसे बचाने के लिए ये पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, स्पेकुलेशन कर दिया उसने। इसको लग रहा है कि ये चीनी जो है वो 28 रुपए की हो जाएगी, इसे कम लग रहा है, इसने तैयार हो गया। अब मेन 5 अक्टूबर को अगर ये 40 रुपए का हो गया, तो इसको ये चीनी कितने मिली है? 30 रुपए में। 30, इसको 30 रुपए मिले, तो कितने का प्रॉफिट जनरेट किया इसने? 10 10 रुपए रुपए का। का। तो 10 रुपए का प्रॉफिट स्पेकुलेशन बिजनेस का प्रॉफिट है। और कहां कंसीडर होगा? बिजनेस और प्रोफेशन में, बिजनेस और प्रोफेशन में। और इस आदमी को देखो, ये 28 सोच रहा था, इसको 2 रुपए ज्यादा, 2 रुपए ज्यादा, इसको ये सोच रहा था 28 की चीनी है, इसको 30 रुपए, इसको 30 रुपए मिल गए उसकी जगह। ये इसकी सोच के हिसाब से अभी इसको फिर प्रॉफिट है, तो इसका भी ये उसमें चला गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है कुछ? जी भाई। अगर उल्टा हो जाए, उल्टा हो जाए मतलब 40 रुपए की चीनी सोची थी और अभी तो 30 की मिल गई, फायदा हो गया। मान लो चीनी जो है वो 20 रुपए की हो गई, वही चीज है। ये मिस्टर ए थे, ये मिस्टर बी थे। इसने सोचा 30 रुपए की चीनी है, 40 की हो जाएगी 5 अक्टूबर को। इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 5 अक्टूबर को पता लगा चीनी कितने की होगी? 20 रुपए की। खरीदनी कितने पड़ेगी? जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या? 30 रुपए। तुम्हें 30 रुपए में खरीदनी पड़ेगी, जबकि मार्केट में 20 रुपए की। तुम्हें यहाँ 10 रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया। इसको बोलते हैं स्पेकुलेशन लॉस। याद आया कैपिटल गेन में मैंने एक चीज बताया था कि स्पेकुलेशन लॉस कितने साल ट्रेवल करता है?
भैया 4 साल। क्लास ड्यू किस्सा है उसमें पता चला 4 उन्होंने कि जब हमने अरे कैपिटल गेन नहीं, जब हम अदर सोर्स पढ़ रहे थे वहां मैंने आपको वो कराया था, क्या बोलते हैं उसको, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड। 4 साल है भैया। ठीक है 4 साल है, तो उसको याद रखिएगा, वो लॉस यही वाला लॉस है, ये है स्पेकुलेशन। चलिए थोड़ा सा और चलते हैं आगे। अब आता है ये थोड़ा न्यूमेरिकल अप्रोच है, यहाँ से थोड़ा न्यूमेरिकल पॉइंट शुरू होता है, लेकिन हम न्यूमेरिकल अभी नहीं करेंगे, उसकी कोई जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा नहीं जाता, इसलिए न्यूमेरिकल पे ज्यादा जोर नहीं है। अगर आपको इनकम निकालनी है बिजनेस एंड प्रोफेशन में, आपका कितने अप्रोच है, एक प्रॉफिट अप्रोच, एक इनकम अप्रोच। प्रॉफिट अप्रोच क्या है, प्रॉफिट अप्रोच में आपके पास नेट प्रॉफिट होता है क्वेश्चन का, मतलब आपको कोई आदमी कोई बिजनेस अपना नेट प्रॉफिट बताएगा, और अब उस नेट प्रॉफिट को लेकर आपको क्या करना है, अपना एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। अब आप बोलोगे वो नेट प्रॉफिट बता तो रहा है, उसमें एक्चुअल प्रॉफिट होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन जब बिजनेस करते हैं ना, जब आप बिजनेस करते हो तो आप कुछ ऐसे एक्सपेंसेस चार्ज कर देते हो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जिन्हें चार्ज नहीं करना होता, जिन्हें चार्ज करना मना है। अगर आप उन्हें चार्ज कर देते हो तो फिर वो क्या क्या नहीं माने जाते, वो एक्सपेंस नहीं माने जाते। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा नीचे ले चलता हूं, यहां मैंने कहीं लिखा हुआ ये रहा, आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका नेट प्रॉफिट दिखाएगा पहले उसे ले लो। जो इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो इनएडमिसिबल हैं, और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये इनएडमिसिबल को ना एक दूसरे नाम से बोल देंगे, और अब आप पहचानना कि क्या, चलो मैं लिख देता, हाँ चलो लिख ही देता हूं। इनएडमिसिबल को, इनएडिशनल एक्सपेंस को ये कई बार कहते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस, डिसअलाउड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो अलाउड नहीं है। अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे बताइए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड एक्सपेंडिचर होगा या डिसअलाउड एक्सपेंडिचर होगा, सोचिए डिसअलाउड। क्या होगा, डिसअलाउड। डिसअलाउड होगा, बिल्कुल डिसअलाउड एक्सपेंडिचर है वो। डिसअलाउड क्यों है, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के मालिक का होता है, बिजनेस का नहीं होता। लेकिन अगर फायर इंश्योरेंस प्रीमियम होता तो अलाउड है। तो ये अलाउड हो जाता, तो ये अलाउड हो जाता, क्योंकि फायर इंश्योरेंस बिजनेस का किया जाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में LIC चार्ज कर रखी है, LIC को दिखा रखा है, LIP को दिखा रखा है, तो वो आपका इनएडमिसिबल है, आप उसे क्या करोगे, प्लस करोगे। तो अगर आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको डेबिट कर रखा है तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, वापस जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके प्रॉफिट को कम करके दिखा रहा है। ड्रॉइंग्स, पर्सनल यूज, हाउस होल्ड, आपने अपने पर्सनल यूज के लिए 5 लाख रुपए निकाले और उसे बिजनेस के P&L अकाउंट में डाल दिया, ये तो गलत बात है, आपका पर्सनल एक्सपेंस है वो, तो वो बिजनेस के सर पे क्यों है, इसलिए वो इनएडमिसिबल एक्सपेंस हो जाता है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो आपके प्रोविडेंट फंड्स का पैसा होता है, जो प्रोविडेंट फंड्स में कंट्रीब्यूशन होता है, वो क्या अलाउड होता है, कितना अलाउड होता है, कंट्रीब्यूशन इज अलाउड, वो अलाउड है, वो अलाउड है इफ पेड, अगर पे कर दिया जाए तो, वरना नहीं। मतलब अब आप इसको समझिए, एक आदमी ने कहा कि मैंने 15,000 रुपए का PF जमा किया है अपने वर्कर के बदले, और फिर कहता है कि 2,000 अभी पे करना रह गया है, 15,000 रुपए का PF है जो मैंने जमा करना था, जिसमें से 13,000 का जमा कर दिया, 2,000 का जमा नहीं किया, कितना अलाउड है, कितना डिसअलाउड है। तो जो आपने पे कर दिया वो तो आपके लिए अलाउड है, और जो आपने पे नहीं किया वो आपके लिए डिसअलाउड है। इस चीज को याद रखिएगा। प्रोविडेंट फंड का जो केस है, प्रोविडेंट फंड नहीं है वैसे तो, स्टैच्यूरी पेमेंट, वर्ड क्या यूज किया जाता है, स्टैच्यूरी पेमेंट। स्टैच्यूरी मतलब जो कानून कहता है, तो अगर कोई कानून, कोई लॉ आपको कहता है कि ये पैसे आपको हमें देने थे, यानी कि किसी एम्प्लॉय के बदले कहीं जमा करने थे और आपने वो जमा नहीं किए, और आपने अपने P&L में दिखा दिए, आप P&L में दिखा रहे हो कि मेरा प्रोविडेंट फंड 15,000 रुपए है, लेकिन आपने सिर्फ जमा 13,000 किया है, तो वो अलाउड भी सिर्फ 13,000 करेगा, बाकी का जो 2,000 आपने पे नहीं किया वो उसको अलाउड नहीं करेगा। ठीक, आगे बढ़ते।
अच्छा एक और चीज बताता हूँ, वो आपको ऐसे लिख के भी देते हैं, देखिए ऐसा बोलेगा डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रीशिएशन 10 है। फिर बोलेगा डेप्रीशिएशन एज पर कंपनी लॉ, कंपनी लॉ की तरफ से डेप्रीशिएशन 15,000 है। ठीक है, फिर बोलेगा P&L अकाउंट में आपने डेबिट कर रखा है, डेबिट डेप्रीशिएशन है 15,000 रुपए, यानी कि कंपनी लॉ वाला डेबिट कर दिया है। मुझे बताओ डिसअलाउड क्या है, कितना अलाउड है, कितना डिसअलाउड है। इनकम टैक्स क्या कह रही है, कितना अलाउड है 10, इनकम टैक्स कह रही है 10 अलाउड था, आपने कितना चार्ज कर दिया 15, तो वो क्या कहेगी कि 5,000 क्या हो गया, डिसअलाउड हो गया, 5,000 डिसअलाउड हो गया, यानी कि आपको वापस कितना P&L अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जोड़ना पड़ेगा, 5,000 जोड़ना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि इनकम टैक्स कह रहा है कि जो टैक्स है, जो हमारा जो डेप्रिसिएशन है, सॉरी मैं फिर से बताता हूँ, इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं कि आपका जो डेप्रिसिएशन होना था वो 15 होना था। अब फिर आपको बोलेगा कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रखा है किसमें, P&L अकाउंट में, वो रखा 12, वो रखा 12। अब मुझे बताइए आपको P&L पे कितना चार्ज करना चाहिए, और साथ में क्वेश्चन ऐसे देगा, कहेगा क्वेश्चन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो है 25,000 रुपए। अब बताइए टैक्सेबल प्रॉफिट क्या है, टैक्सेबल प्रॉफिट क्या है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इनकम टैक्स कह रही है आप 15 काट सकते थे डेप्रिसिएशन का, आपने कितना काटा, खाली 12, और काट सकते हो। इनकम टैक्स वाले आपको अलाउ कर रहे हैं 15,000 काट लो, आपने डेप्रिसिएशन सिर्फ 12,000 लगाया, क्या आप और डेप्रिसिएशन लगा सकते हो, लगा सकते थे, यस सर, कितना, 3,000 और बढ़ा सकते थे। 3,000 और लगा सकते हो, करेक्ट। तो 25,000 में से 3,000 काट दो, यानी कि 22,000 रुपए आपका क्या होगा, टैक्सेबल प्रॉफिट होगा बिजनेस के अंदर। अगर बात ये वो एक्सपेंस है जो डिडक्टेबल है, पर आपने P&L पे चार्ज नहीं कर रखा है। ठीक है, चलो इसका उल्टा कर देते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं कि डेप्रिसिएशन जो है वो आपने कितना लगा दिया, डेप्रिसिएशन आपने 19,000 रुपए लगा दिया। अब मुझे बताइए टैक्सेबल प्रॉफिट क्या होगा इस केस में, आपको लगाना था 15, आपने लगा दिया 19, तो आपने 4,000 ज्यादा लगा दिया जो नहीं लगाना चाहिए था, यानी कि अब आप क्या करोगे, इस 4,000 को इसके ऊपर ऐड करोगे तो आप 29,000 रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो इनएडमिसेबल, जो एडमिसेबल नहीं है उसको आप प्लस कर रहे हैं, और जो एडमिसेबल है उसे आप माइनस कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है सबको, चलिए अगर बात समझ में आ रही है थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आती है इनकम के बारे में। अगर कोई ऐसी इनकम है जो बिजनेस की नहीं थी और वो आपने जोड़ रखी है, तो आपको उसे क्या करना होगा, माइनस माइनस करना पड़ेगा। अदर हेड्स की इनकम जोड़ लेते हैं, ये कई बार आपको कहेंगे कि प्रॉफिट है 25,000 रुपए का, और इसके अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है 2,000 रुपए, तो असली प्रॉफिट कितना है बिजनेस का, 23,000 रुपए, 23,000 रुपए। अच्छा हाँ ठीक है ठीक। वो हाउस प्रॉपर्टी की है ना, हाउस प्रॉपर्टी तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, यहाँ क्या कर रही है, इसलिए जी उसको भैया हमें माइनस करना पड़ेगा। और कोई ऐसी इनकम है जो जोड़ सकते थे आप पर आपने नहीं जोड़ी, तो उसे आप जोड़ सकते हैं, उसे जोड़ आप देंगे। प्लस कर सकते हैं। ठीक है, इससे जो आएगा, ये जो माइनस प्लस करके जो भी आएगा उसके ऊपर वो टैक्स लगेगा। ठीक है जी, जी जी भैया। इनकम अप्रोच बड़ी आसान है, इनकम अप्रोच बड़ी आसान है। जितनी इनकम बिजनेस की है, जो बिजनेस की इनकम है, ध्यान रखिएगा बिजनेस की इनकम, एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब को अपने पेशेंट से गिफ्ट मिलता है, क्या बिजनेस की इनकम होगा, हाँ हाँ पेशेंट से मिला भैया। है, नहीं भैया। बिल्कुल बिजनेस नहीं इनकम है, बिजनेस से जुड़ा है तभी तो मिल रहा है, लेकिन अपने रिश्तेदारों से मिला है, तो अच्छा क्या वो होगा, वो नहीं इनकम होगा। भैया पर वो बिजनेस नहीं की नहीं होगा, होगी। बिल्कुल वो नहीं होगा, पेशेंट से मिला। अच्छा, डॉक्टर साहब ने चंपक नाम की किताब के लिए स्टोरी लिखी बच्चों वाली, उससे 5,000 रुपए कमाए, और डॉक्टर साहब ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक बुक में एक आर्टिकल छपाया, वहां से उनको 6,000 रुपए मिले। कौन सी हम्म, इनमें से बिजनेस की इनकम है,
भैया डॉक्टर साहब IMA वाली डॉक्टर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाली चंपक तो कोई भी लिख सकता है, चंपक की स्टोरी तुम भी लिख के दे दो, उसके लिए डॉक्टर होना जरूरी थोड़ी ना है। पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के किताब के अंदर, जर्नल के अंदर अगर आपको अपनी मैगजीन अपना कुछ छपवाना है तो आपका डॉक्टर होना जरूरी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? जी भैया। ठीक है, जो इनकम आपकी बन जाएंगी आपके प्रोफेशन से जुड़ी होंगी उनको आप जोड़ लीजिए, और जो एक्सपेंसेस आपके लिए अलाउड होंगे, जो एक्सपेंसेस आपके लिए अलाउड होंगे उन्हें आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। इन अलाउड एक्सपेंसेस में ये एक लिस्ट है कि कौन कौन से बेसिकली अलाउ किए गए हैं। तो रेंट, रेट, रिपेयर एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग? जो हाउस प्रॉपर्टी में, जो बिजनेस में? बिजनेस में। जो बिजनेस, वो अलाउड है। डेप्रिसिएशन, इस डेप्रिसिएशन के ना कुछ लिस्ट कुछ याद कर लीजिएगा। देखिए, बिल्डिंग जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हुई है 5%, जो बिल्डिंग नॉन रेजिडेंशियल है वो 10% है। फर्नीचर एंड फिटिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी जनरल वाली आपकी 15% है, याद करिए। गाड़ियां जो आप पर्सनल यूज के लिए करते हैं वो 15% है, लेकिन जो कमर्शियल गाड़ियां यूज होती हैं वो आपकी 30% है। यहाँ पे क्वेश्चन यही बनेगा, वो क्वेश्चन आपको लिख के देगा, ओला के पास एक कार है, ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो। ओला के पास एक कार है, उस कार के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है, कितना परसेंट लगेगा? 30%। 30%, बिल्कुल 30%। और अगर वही कार आपकी अपनी है तो 15% है। एयरक्राफ्ट वगैरह का नहीं है। सबसे अगला इंपॉर्टेंट है इंटेंजिबल एसेट। आपको पता है इंटेंजिबल कौन कौन सी होती है? गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क। ठीक है, गुडविल पे तो डेप्रिसिएशन लगता नहीं, कर पेटेंट और ट्रेडमार्क पे तो लगेगा, उनके ऊपर 25% है। और कोई इनका मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता सकता है? ये किसका? इन्हीं का, 26। ठीक है। किताबें, किताबों के ऊपर 40% है, चाहे एनुअल हो ना हो। पहले हुआ करता था, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इनकम टैक्स सन 2014, 15, 16 में पढ़ी होगी, या उसके बाद भी पढ़ी तो अलग बात है, लेकिन जिसने भी इनकम टैक्स 2018 के पहले पढ़ी है उन्होंने ये पढ़ा होगा कि बुक्स दो तरीके की होती थी, एनुअल और नॉर्मल वाली। नॉर्मल वाली पे तो 40 लगता था, पर एनुअल वाली पे 100% लगता था। अब वो रूल खत्म कर दिया, अब एनुअल है चाहे नॉर्मल बुक्स है। एनुअल बुक किसे बोलते हैं? जो एक साल में खत्म हो जाती है। इनकम टैक्स की खुद की बुक एक साल में निपट जाती है, अगले साल चलती नहीं है, तो उसको हम एनुअल बुक बोलते थे। ठीक है, अब हम इसको यहीं तक रोक रहे हैं क्योंकि कल हम बात करेंगे इसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, ब्लॉक ऑफ एसेट्स। कितने तरीके के ब्लॉक हैं, क्वेश्चन ये आने वाला है। बिल्डिंग कितने ब्लॉक में बटी हुई है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। बिल्डिंग कितने ब्लॉक में बटी हुई इनकम टैक्स में? 3 ब्लॉक में, 5, 10, 40। ये 5, 10, 40 क्या है? 5% टैक्स डेप्रिसिएशन, 10% डेप्रिसिएशन, 40%। आप फर्नीचर का देखो, फर्नीचर का एक ही ब्लॉक है, क्यों? फर्नीचर एक ही तरीके का डेप्रिसिएशन वाला है, 10% वाला। लेकिन मशीन्स का देखो, कंप्यूटर को देखो 40% है, प्लांट एंड मशीनरी 15 है, शिप 20 हो रही है, एयरक्राफ्ट 40 हो रहा है। तो यहां देखो वही मिलेंगे आपको, 15, 20, 30, 40, 45। और इंटेंजिबल का एक ही ब्लॉक बनेगा, कितना परसेंट वाला? 25% वाला। 25% कल हम का। इसके ब्लॉक बनाने सीखेंगे, और फिर हम एक चीज समझेंगे कि 182 डेज का एक चक्कर होता है कि 182। अब ये जो एक एक पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। और अगर आप साथ में लिख सके कुछ चीजों को तो उन्हें जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, बताइए कि यहाँ तक आपको ये बातें